अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लैटिस का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज यहाँ पे उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की हुई हैं जो कि बिल्कुल सिंपल सी हैं। यहाँ पे दो एप्लीकेशन डिस्कस की हुई हैं। एक के अंदर ये है कि जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि उसके अंदर एक छोटा सा बाउंस आता है जिसकी वजह से कोई स्पाइक जनरेट होता है। लेकिन उसी स्विच को अगर हम SR लैच के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो फिर इसके अंदर ये वाला बाउंस नहीं आएगा। मतलब जब हमने स्विच को कनेक्ट किया और स्विच ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ इस ग्राउंड के साथ, तो वो एक दफ़ा वोल्टेज लेवल 1 के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन हमें पता है कि SR लैच के अंदर जब भी हम 1 और 1 अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर नो चेंज होता है। मतलब जो एक दफ़ा स्टेट मेंटेन हुई है स्विच कनेक्ट करने से, उसके अंदर नो चेंज रहेगा और स्विच कनेक्ट ही रहेगा। और इसके बाद जो एक दूसरी एप्लीकेशन डिस्कस की हुई है वो एक डोर अलार्म की है। और ये एप्लीकेशन इस तरीके से है कि जब भी कोई अननोन बंदा घर में दाखिल होगा, हमारा ये जो स्विच है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये जो सर्किट है ये सेट हो जाएगा। मतलब इस पे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर वो डोर को क्लोज कर दे तब भी ये अलार्म बजता ही रहेगा, क्योंकि इस केस के अंदर जो हमारा सर्किट है उस पे S और R दोनों पे 1 1 अप्लाई होगा और 1 1 पे जो स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रहेगी, मतलब अलार्म वाली स्टेट। तो इस अलार्म को जब तक आप खुद आके रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये अलार्म सेट ही रहेगा। बाकी डिटेल इसके बारे में यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है वो है द गेटेड SR लैच। तो ये SR लैच की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो एक्स्ट्रा गेट लगे हुए हैं जो कि NAND गेट हैं। और इन दो गेट्स की एक इनपुट आपस में कनेक्ट है। यहाँ पे हमने इनेबल सिग्नल प्रोवाइड करना है। यहाँ पे जब हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो ये सर्किट हमारा एक्टिव होगा। अगर हमने यहाँ पे 0 प्रोवाइड किया हुआ है इनेबल पे तो सर्किट हमारा एक्टिव नहीं होगा। S और R पे हम कोई भी इनपुट अप्लाई करते रहें तो हमारी आउटपुट चेंज नहीं होगी। तो इस सर्किट को एक्टिव करने के लिए हम इनेबल पे 1 प्रोवाइड कर देंगे और इसके बाद अगर हम S पे 1 अप्लाई करेंगे, R पे 0 अप्लाई करेंगे तो सर्किट हमारा सेट हो जाएगा। मतलब जो Q आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम S पे 0 अप्लाई कर दें और R पे हम 1 अप्लाई कर दें तो सर्किट हमारा रीसेट हो जाएगा। मतलब Q आउटपुट हमारे पास 0 हो जाएगी और Q बार आउटपुट हमारे पास 1 हो जाएगी। बाकी सर्किट की डिटेल वही है जो पहले हम SR लैच के केस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिक सिंबल ऑफ गेटेड SR लैच। तो SR लैच की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर एक इनेबल इनपुट आ गई है और इसका यहाँ पे फंक्शन टेबल भी दिया हुआ है। इनेबल पे अगर 0 होगा तो हम S या R पे कोई भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो हमारी आउटपुट चेंज नहीं होगी। यहाँ पे QT लिखा हुआ है। QT से मुराद है कि जो पहले वाली आउटपुट है सेम वही आउटपुट मेंटेन रहेगी। अगर इस पे हमने 1 अप्लाई कर दिया और S और R इनपुट 0 0 अप्लाई की तब भी हमारी आउटपुट चेंज नहीं होगी, क्योंकि 0 0 से यह सर्किट एक्टिव नहीं होता। एक्टिव हाई सर्किट है। जब हम S पे 1 या R पे 1 अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे सर्किट की आउटपुट चेंज होगी। अगर दोनों पे हमने 0 0 अप्लाई किया हुआ है तो हमारे सर्किट की आउटपुट चेंज नहीं होगी। इनेबल अगर 1 है और S पे हमने 0 अप्लाई कर दिया, R पे 1 अप्लाई कर दिया तो सर्किट हमारा रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने से मुराद ये है कि Q आउटपुट हमारे पास 0 आ जाएगी और Q बार आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ Q आउटपुट मेंशन की हुई है जो कि 0 है। इसी तरीके से S पे अगर हम 1 अप्लाई कर देंगे तो सर्किट हमारा सेट हो जाएगा। सेट होने से मुराद ये है कि Q आउटपुट हमारे पास 1 हो जाएगी जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है और Q बार आउटपुट हमारे पास 0 हो जाएगी। और इसके अंदर हम 1 और 1 अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन दोनों जगह पे 1 और 1 अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि एक ही वक्त के अंदर सर्किट सेट भी हो रहा है और एक ही वक्त के अंदर सर्किट रीसेट भी हो रहा है। मतलब Q आउटपुट भी 1 आ रही है, Q बार आउटपुट भी 1 आ रही है, जो कि अलाउ नहीं है। उसके बाद इसकी टाइमिंग डायग्राम शो की हुई है। टाइमिंग डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब सर्किट हमारा इनेबल होगा तो उस टाइम पे जो इनपुट हम अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आएगी। यहाँ पे जब सर्किट इनेबल है तो एस पे 1 अप्लाई किया हुआ है, आर पे 0 अप्लाई किया हुआ है, तो सर्किट हमारा सेट है, मतलब क्यू आउटपुट 1 है। इस तरीके से यहाँ पे दोबारा सर्किट इनेबल हुआ है तो इस दौरान हमारे पास एस इनपुट 0 हो गई है और आर इनपुट भी 0 है, तो सर्किट हमारा प्रीवियस स्टेट में ही मेंटेन रहेगा। उसके बाद इस जगह पे हमारे पास इनेबल इनपुट 1 है तो यहाँ पे हमारे पास S1 है, R0 है, तो सर्किट सेट ही रहेगा। और इसी तरीके से कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम आगे शो की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है द गेटेड डी लैच। तो हमारे पास जो SR लैच है इसी के अंदर अगर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें तो उससे हमारे पास गेटेड डी लैच आ जाती है। ये आप देख सकते हैं वही सर्किट है जो कि SR लैच के केस में था। दो नैंड गेट इस जगह पे लगे हुए हैं जो कि इनेबल इनपुट के लिए हैं और उसके बाद दो नैंड गेट आगे लगे हुए हैं जो SR लैच के अपने नैंड गेट थे। गेटेड SR लैच के अंदर एक हमारे पास इनेबल का सिग्नल था और दूसरा हमारे पास दो इनपुट थी, एक S और दूसरा R इनपुट थी। लेकिन
एस आर लैच के अंदर और डी लैच के अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर एक ही इनपुट होती है जिसे डी इनपुट कहा जाता है, और इसी इनपुट को नॉट गेट के थ्रू जो दूसरी इनपुट थी आर वाली उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब इसमें होता ही है कि जब हम यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो दूसरी इनपुट पे ऑटो पे 0 अप्लाई हो जाएगा इस नॉट गेट से, और जब हम यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो दूसरी इनपुट हमारे पास 1 आ जाएगी। जो एस आर लैच थी उसके अंदर हमारे पास दो एक्स्ट्रा इनपुट थी, मतलब उसके अंदर हम 1 और 1 अप्लाई कर सकते थे, 0 और 0 अप्लाई कर सकते थे। लेकिन हमने देखा था कि 1 और 1 ये इनवैलिड इनपुट थी, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, और 0 और 0 के केस में हमारे सर्किट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती थी, मतलब 0 और 0 वाली इनपुट भी यूजफुल नहीं थी। तो इस केस के अंदर इन दोनों इनपुट्स को निकाल दिया गया। अब जब हम डी पे 1 अप्लाई करेंगे तो दूसरी इनपुट ऑटो पे 0 हो जाएगी, मतलब एक इनपुट 1 है तो दूसरी 0 हो रही है, और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं तो दूसरी इनपुट 1 हो जाएगी। तो जस्ट ये दो केसेस हमारे पास बाकी रहेंगे डी लैच के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये एस आर लैच का टेबल है, इसी से आगे डी लैच का टेबल बनाया गया है। इसके अंदर ये जो इनपुट थी 0 0 और 1 1 ये खत्म कर दी गई है। जब इस लैच के अंदर डी पे हम 0 अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट की जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगी। जिस तरीके से एस आर के केस में हम एस पे 0 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्यू आउटपुट 0 आती है, और इस तरीके से जब हम एस पे 1 अप्लाई करते थे तो क्यू आउटपुट हमारे पास 1 आती थी। इस तरीके से जब हम डी पे 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यू आउटपुट 1 आएगी। यहाँ पे फिर डी लैच की ब्लॉक डायग्राम शो की हुई है। एक ही इनपुट है डी जिसपे हम डाटा प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा इनेबल वाली इनपुट है। यहाँ पे अगर 1 होगा तो हमारे पास आउटपुट आएगी, अगर यहाँ पे 0 होगा तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी। और साथ इसकी टाइमिंग डायग्राम शो की हुई है। जिस वक्त सिग्नल इनेबल होगा उस टाइम पे हम इस पे जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे वही हमारे पास आउटपुट आ रही होगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल इनेबल है और जो इनपुट प्रोवाइड की है वो 0 है, तो हमारे पास इस सर्किट की आउटपुट भी 0 आ रही है, और इस तरीके से कंप्लीट डायग्राम आगे शो की हुई है। नेक्स्ट फिर एप्लीकेशन शो की हुई है गेटेड डी लैच की। तो इसके अंदर यह है कि जब हम डाटा पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करेंगे तो इस जगह पे हम डी लैच को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख लें यहाँ पे 8 डी लैच इस्तेमाल की हुई हैं। डी लैच क्योंकि डाटा को होल्ड रखती हैं, जब तक हम इनेबल का सिग्नल नहीं प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस डाटा इसके अंदर होल्ड रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास पैरेलल डाटा आ रहा है ये सीरियल डाटा में 1 बाय 1 कन्वर्ट होता रहेगा। अगर इस जगह पे डाटा को हम होल्ड नहीं रखते, मतलब पीछे से जो भी डाटा आ रहा होगा वो अगर फौरन चेंज होता रहेगा, तो फर्स्ट बिट हमारी पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट होगी तो उसके बाद यहाँ पे न्यू बिट आ चुकी होगी उस टाइम पे, मतलब ये वाला जो कंप्लीट डाटा है ये लॉस्ट हो जाएगा। तो जब तक ये कंप्लीट डाटा हमारे पास आउटपुट पे ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक हम इनेबल का सिग्नल इस पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब ये कंप्लीट डाटा ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद हम इनेबल का सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, और जो न्यू डाटा है वो फिर हमारे पास इस डी लैच के आउटपुट पे आ जाएगा। फिर हम ये जो इनेबल वाला सिग्नल है इसकी जगह पे 0 प्रोवाइड कर देंगे, तो यही डाटा यहाँ पे होल्ड रहेगा और ये 1 बाय 1 हमारे पास सीरियल लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद इसी तरीके से न्यू डाटा आता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे फिर डिस्कस किया हुआ है एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप और लैचेस सेम ही होती हैं, इसके अंदर दो छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं वो आपको बता देता हूँ। लैच के अंदर जब हम इनेबल का सिग्नल 1 कर देते हैं तो इस दौरान जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो वो इनपुट हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगी। मतलब अगर ये इनेबल का सिग्नल है और ये 1 है तो इस टाइम पे अगर मैं डी लैच पे 1 अप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसकी जो आउटपुट है वो भी 1 आ रही होगी, और इस तरीके से अगर मैं इनपुट पे 0 अप्लाई कर दूंगा तो आउटपुट भी मेरे पास 0 हो जाएगी। जबकि जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो एज ट्रिगर होते हैं। एज ट्रिगर का मतलब ये है कि जो इनेबल वाली इनपुट है हमारे पास वो जिस वक्त 0 से 1 पे जा रही होगी या फिर 1 से 0 पे जा रही होगी, सिर्फ उसी टाइम हमारी आउटपुट के अंदर चेंजिंग आएगी। मतलब ये आप कंसिडर कर लें कि इनेबल का सिग्नल है और इसमें अगर मेरे पास यहाँ पे इनपुट चेंज हो रही है तो ये जो इनपुट इस जगह पे चेंज हुई है इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आउटपुट चेंज नहीं होगी, बल्कि आउटपुट उस वक्त चेंज होगी जब नेक्स्ट एज आएगा मेरे पास। मतलब आउटपुट यहाँ पे 0 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट इस जगह पे 0 हो रही है लेकिन आउटपुट थोड़ी देर के बाद 0 आई है जब हमारे पास ये एज फॉलिंग साइड पे आ रहा है। तो एक तो ये डिफरेंस होता है कि ये एज ट्रिगर होते हैं, और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर हमारे पास इनेबल वाली इनपुट नहीं होती बल्कि इसकी जगह पे क्लॉक इनपुट होती है। और क्लॉक सिग्नल जो है वो एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है जो कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट हो रहा होता है। और अगर इन फ्लिप फ्लॉप्स की बात करें हमारे पास तो 3 टाइप के फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं। एक एस आर एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, दूसरा डी एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, और तीसरा जे के एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। और ये जो मैंने आपको बताया है कि एज ट्रिगर का मतलब ये है कि इसकी आउटपुट या तो राइजिंग एज के साथ चेंज होगी या फॉलिंग एज के साथ चेंज होगी। मतलब इसके अंदर कन्फिगर होगा अगर राइजिंग एज पे चेंज होनी है तो जब भी हमारे पास क्लॉक का राइजिंग एज आ रहा होगा सिर्फ उसी केस के अंदर हमारी आउटपुट चेंज होगी।
तो जिस तरीके से मैंने क्लॉक बनाया तो इसके ये जो राइजिंग एज है सिर्फ इस पे हमारी आउटपुट चेंज होगी। और इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप जो है वो फॉलिंग एज पे भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो फॉलिंग एज पे जब भी हमारे पास ये फॉलिंग एज वाला हिस्सा आ रहा होगा, मतलब हमारे पास क्लॉक की इनपुट 1 से 0 हो रही होगी, सिर्फ उसी केस में हमारी आउटपुट चेंज होगी। इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि राइजिंग एज पे भी आउटपुट चेंज हो रही हो और फॉलिंग एज पे भी आउटपुट चेंज हो रही हो। तो यहाँ पे पहले तो क्लॉक के सिग्नल के बारे में बताया हुआ है। मतलब एक एंड गेट है और उसके पीछे से सिंगल इनपुट आ रही है, और ये इनपुट एंड गेट के एक टर्मिनल पे अप्लाई हो रही है, और जो दूसरी वाली इनपुट है वो इस नॉट गेट के थ्रू अप्लाई हो रही है। तो इसके अंदर अब ये होगा कि ये जो इनपुट डायरेक्टली अप्लाई हो रही है ये यहाँ पे शो की हुई है, और जो दूसरी इनपुट नॉट गेट के थ्रू अप्लाई हो रही है इसके अंदर थोड़ा सा डिले आएगा, क्योंकि ये गेट जब प्रोसेसिंग करेगा तो उसकी वजह से डिले आएगा, और उसकी वजह से जो इनपुट है वो थोड़ी देर बाद अप्लाई होगी। तो ये जो इतना गैप आ रहा है हमारे पास, इसकी वजह से इस एंड गेट की जो आउटपुट है वो इस जगह पे 1 हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से 0 हो जाएगी। तो ये जो एक पल्स जनरेट हुई है इसके थ्रू हम क्लॉक का सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने पॉजिटिव क्लॉक एज बनाना है तो उसके लिए हम एंड गेट को इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने नेगेटिव क्लॉक एज बनाना है तो उसके लिए हम नॉर गेट को यूज करेंगे। यहाँ पे फिर डिस्कस किया हुआ है एस ट्रिगर एस आर फ्लिप फ्लॉप को। जो पहले हमने एस आर लैच देखी है उसी को एस आर फ्लिप फ्लॉप में चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इनेबल का सिग्नल था उसकी जगह पे हमारे पास क्लॉक सिग्नल है। तो क्लॉक में मैंने आपको बता दिया है कि ये एक कॉन्टिन्यू सिग्नल है जो कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास इनपुट पे अप्लाई होता है। तो जो क्लॉक सिग्नल है इसको हम पॉजिटिव एज पे भी बना सकते हैं। मतलब जब भी पॉजिटिव एज आएगा तो हमारे पास इस सर्किट की आउटपुट चेंज होगी, या इसको हम नेगेटिव एज के थ्रू भी आउटपुट चेंज करवा सकते हैं। तो उस केस के अंदर जब हमारे पास ये फॉलिंग एज आएगा तब हमारे पास इसकी आउटपुट चेंज हो रही होगी। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि इसके फंक्शनल टेबल को डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट जो फंक्शनल टेबल है ये पॉजिटिव एज के रिलेटेड है, और जो दूसरा फंक्शनल टेबल है ये नेगेटिव एज के रिलेटेड है। क्लॉक पे अगर हम 0 अप्लाई कर देंगे, मतलब क्लॉक ऑफ हो जाएगा, तो हम कोई भी इनपुट अप्लाई करें उससे हमारी आउटपुट चेंज नहीं होगी, प्रीवियस आउटपुट ही मेंटेन रहेगी। अगर क्लॉक पे हम परमानेंट 1 अप्लाई कर दें, मतलब जो क्लॉक है वो परमानेंट 1 के साथ कनेक्ट है जिस तरीके से इनेबल इनपुट होती है, तो उस केस के अंदर भी हम एस और आर पे कोई भी इनपुट अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी, बल्कि प्रीवियस वाली आउटपुट ही मेंटेन रहेगी। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव क्लॉक एज आएगा तो उस दौरान जो हम इनपुट अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट होगी। क्योंकि 0 0 पे आउटपुट चेंज नहीं होती तो इसलिए प्रीवियस आउटपुट लिखी हुई है। 0 1 हम अप्लाई करेंगे और पॉजिटिव एज होगा तो हमारे पास आउटपुट 0 हो जाएगी। 1 0 के केस में आउटपुट 1 हो जाएगी, और 1 हम अप्लाई नहीं कर सकते, इनवैलिड इनपुट है। और यही जो टेबल है ये नेगेटिव एज ट्रिगर के लिए भी यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट पे पॉजिटिव एज ट्रिगर एस आर फ्लिप फ्लॉप की टाइमिंग डायग्राम डिस्कस की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एस इनपुट है वो 1 आ रही है, जो आर इनपुट है वो हमारे पास 0 आ रही है। तो ये जो एस इनपुट है ये इस जगह पे हमारे पास 1 हो गई है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 जनरेट हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि पॉजिटिव एज थोड़ी देर बाद आया तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे 1 हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो एस इनपुट है वो हमारे पास 0 होगी और आर इनपुट हमारे पास 1 होगी है। तो इस केस के अंदर सर्किट को रीसेट होना चाहिए, मतलब ये जो क्यू आउटपुट है ये इस पॉइंट पे 0 हो जानी चाहिए। लेकिन चूंकि पॉजिटिव एज थोड़ी देर बाद आ रहा है तो हमारे सर्किट की आउटपुट इस जगह पे चेंज होगी, मतलब थोड़े से डिले के बाद चेंज होगी जब हमारे पास क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा। और इस तरीके से आगे जब भी हमारे पास पॉजिटिव एज आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस सर्किट की आउटपुट चेंज होगी। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि अगर हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर एस आर फ्लिप फ्लॉप हो तो उसकी आउटपुट हमारे पास तब चेंज होगी जब हमारे पास इस सर्किट का नेगेटिव एज, या जिसे हम फॉलिंग एज कहते हैं, वो आएगा। तो इस टाइमिंग डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस जगह पे फॉलिंग एज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट चेंज हुई है। जबकि हम इनपुट की बात करें तो इनपुट काफी पहले से चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट पे डिस्कस किया हुआ है एस ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप को। तो सेम वही चीज है कि जो एस आर फ्लिप फ्लॉप था उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक एस इनपुट थी, दूसरी आर इनपुट थी जो कि इस जगह पे कनेक्ट थी। डी फ्लिप फ्लॉप में ये होता है कि एक ही इनपुट है और इसके ऊपर हम नॉट गेट लगा के इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। मतलब डी पे अगर हम 1 अप्लाई करेंगे तो इस जगह पे ऑटो पे हमारे पास 0 अप्लाई हो जाएगा, और इस जगह पे अगर हम 0 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 अप्लाई हो जाएगा। जब हमने डी इनपुट 1 की हुई है तो क्यू आउटपुट हमारे पास 1 होगी और क्यू बार 0 होगी, और इस तरीके से अगर हम डी पे 0 अप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास यहाँ क्यू आउटपुट पे आ जाएगा और क्यू बार आउटपुट हमारे पास 1 हो जाएगी।
डी फ्लिप फ्लॉप को भी पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप बनाया जा सकता है या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर बनाया जा सकता है। पॉजिटिव एज के केस में जब हमारे पास क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा तो उस केस में हमारे पास आउटपुट चेंज होगी, और नेगेटिव एज ट्रिगर के अंदर जब हमारे पास क्लॉक का नेगेटिव एज आएगा तो उस केस के अंदर हमारे पास आउटपुट चेंज होगी। इसका फंक्शनल टेबल डिस्कस किया हुआ। क्लॉक अगर जीरो है या वन है तो हमारे पास आउटपुट चेंज नहीं होगी। अगर पॉजिटिव एज आ रहा होगा तो जब हम यहाँ पे जीरो अप्लाई करेंगे हमारे पास आउटपुट जीरो आ जाएगी, और जब हम वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वन आ जाएगी। और सेम केस नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप के अंदर है कि जब परमानेंट हमने जीरो अप्लाई किया हुआ है या परमानेंट वन अप्लाई किया हुआ तो उस केस के अंदर हमारे पास आउटपुट चेंज नहीं होगी। जब हमारे पास नेगेटिव एज आ रहा होगा तो उस केस के अंदर हमारे पास आउटपुट चेंज होगी इसकी। और नेक्स्ट चीज ये है कि इसकी टाइमिंग डायग्राम डिस्कस की हुई है। मतलब डी पे जब हमने वन अप्लाई किया उसके बाद जब पॉजिटिव एज आएगा तो हमारे पास आउटपुट वन हो जाएगी, और इस तरीके से जब हमने इस पर जीरो अप्लाई किया और पॉजिटिव एज आएगा तो आउटपुट हमारे पास जीरो हो जाएगी। और यही फिनोमेना नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप पे भी अप्लाई होता है कि जब हमारे पास इनपुट वन हो जाएगी उसके बाद जब नेगेटिव एज आएगा तब हमारी आउटपुट चेंज होगी। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप को। इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो एस आर फ्लिप फ्लॉप से मिलती जुलती है। जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर ये जो गेट है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनपुट है, और इस इनपुट को अगर देखें तो ये क्यू आउटपुट से आ रही है, और जो दूसरा गेट है उसकी जो इनपुट है वो क्यू बार आउटपुट से आ रही है। तो इसकी वजह से जो इसके सर्किट के अंदर चेंजिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम वन और वन अप्लाई नहीं कर सकते थे, मतलब वो इनवैलिड स्टेट हो जाती थी। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब हम इन दोनों जगह पे वन और वन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसे हम कहते हैं टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट में ये होता है कि पहले अगर हमारे पास क्यू की आउटपुट जीरो है और क्यू बार की वन है, तो इसके इनपुट पे हमने वन और वन अप्लाई किया तो ये जो जीरो है ये चेंज होके वन हो जाएगा, और ये जो वन है ये चेंज होके जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से अगर यहाँ पे वन और जीरो है और उसके बाद हम वन और वन अप्लाई करते हैं तो ये चेंज होके जीरो हो जाएगा, और ये जो जीरो है ये चेंज होके वन हो जाएगा। मतलब जो भी इसकी आउटपुट होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इस केस के अंदर हम वन और वन अप्लाई कर सकते हैं और उससे जो टॉगल स्टेट है वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे फिर इसकी डिटेल डिस्कस की हुई है कि जे और के पे जब जीरो जीरो अप्लाई किया जाएगा तब क्या होगा, जीरो वन के केस में क्या होगा, वन जीरो के केस में क्या होगा, और वन और वन के केस में क्या होगा। यहाँ पे इसके टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं कि जीरो और जीरो के केस में हमारे पास जो प्रीवियस वाली आउटपुट थी वही मेंटेन रहेगी। जीरो वन के केस में हमारे पास क्यू आउटपुट जीरो हो जाएगी। वन जीरो के केस में हमारे पास क्यू आउटपुट वन हो जाएगी, और जब हम वन और वन अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट है हमारे पास वो क्यू बार हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर क्यू आउटपुट हमारे पास वन है तो क्यू बार डेफिनेटली हमारे पास जीरो होगी। तो जब हमने वन और वन अप्लाई किया तो ये जो क्यू वाली आउटपुट है ये हमारे पास जीरो हो जाएगी, मतलब वन से जीरो पे चेंज हो जाएगी, और ये जो जीरो है ये वन पे चेंज हो जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इसका क्यू बार इस वक्त वन है, मतलब ये जो आउटपुट है ये चेंज होके वन हो जाएगी। या सिंपल अल्फाज के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास आउटपुट वन थी तो वो जीरो हो जाएगी, और अगर जीरो थी वो वन हो जाएगी। तो जो जेके फ्लिप फ्लॉप हैं ये पॉजिटिव एज ट्रिगर भी हो सकते हैं और नेगेटिव एज ट्रिगर भी हो सकते हैं, और इसका फिनोमेना सेम है जो हम पहले काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फिर इसकी ब्लॉक डायग्राम शो की हुई है। जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक इनपुट जे होती है, दूसरी के होती है, और जो क्लॉक है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर भी हो सकता है और नेगेटिव एज ट्रिगर भी हो सकता है। नेक्स्ट फिर इसकी टाइमिंग डायग्राम शो की हुई है। पहले पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप किया, उसके बाद नेगेटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप किया। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास जे इनपुट वन है और के इनपुट भी वन होगी इस जगह पे, उसके बाद जब हमारे पास पॉजिटिव एज आएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रही थी, मतलब यहाँ पे जीरो आ रही थी तो ये चेंज होके यहाँ पे वन हो जाएगी। और यही बात फिर नेगेटिव एज ट्रिगर जगह फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताई हुई है। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।